हिंदुत्व से कोई समझौता नहीं हुआ, सुना आपने अजय आलोक जी? आनंद दुबे जी कह रहे हैं और बिल्कुल आनंदमयी होकर कह रहे हैं। मुझे पता नहीं कैसा हिंदुत्व हो गया शिवसेना का कि पालघर में जब साधुओं की हत्या होती है तो उसकी जांच नहीं होती है। नवनीत राणा जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उनको जेल डाल दिया जाता है। ये कैसा हिंदुत्व है, मुझे समझ में नहीं आता है। खैर एनीवे, और मुझे लगता है कि शिवसेना ने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा, हिंदुत्व ने शिवसेना को जरूर छोड़ दिया। इसलिए जितने हिंदुत्व से मतलब रखने वाले, अपने कोर वोटर्स की चिंता करने वाले राजनयिक हैं, जिनको ये चिंता है कि अगला चुनाव कैसे लड़ेंगे, उन्होंने ये कदम उठाया है। और इसकी ऐसा नहीं है कि इनको सूचना नहीं थी। मैंने पहले ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि राज्यसभा चुनाव, विधान परिषद चुनाव अंदाज हो जाना चाहिए था। नेतृत्व वही होता है जिसको भविष्य का अंदेशा हो जाए, जिसको भविष्य का अंदेशा ही नहीं हो वो नेतृत्व कैसा। उदित राज जी, आपकी मुस्कान थी जब ये कहा जा रहा था कि हिंदुत्व और यहाँ कांग्रेस की आइडियोलॉजी में एक कंपैरिजन बिल्ड करने की कोशिश की जा रही थी। आप लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी भले ही ना छोड़ी हो, पर आरोप है शिवसेना ने पहले ही छोड़ दी आपसे मोहब्बत के चक्कर में। उदित जी, कई बार हाँ अभी कनेक्ट हो गया। हाँ ठीक है। कई बार हंसी इसलिए आती है और रूबिका जी कि आइडियोलॉजी, विचारधारा की बात कहते हैं, हम लोग कितना ज़्यादा झूठ बोलते हैं। यानी राजनीति में लोग, पता नहीं जनता भी झूठ के साथ है क्या, आइडियोलॉजी की क्या इसमें बात रह गई है। अब अभी अशोक वानखेड़े जी ने शिंदे जी के बारे में बताया कि उनके इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाई इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और वही व्यक्ति या उनके तरफ से जो बोलता है वो आइडियोलॉजी की बात करता है, शिव सैनिक की बात करता है कि मैं शिव भक्त हूँ, सैनिक भक्त हूँ। बड़े विडंबना से पूरा भारत गुजर रहा है। मैं अपवाद नहीं कहूँगा कि हर जगह एक तरह से देखा जा सकता है। दूसरी बात है, कुछ भी संभावना है और राजनीति में निश्चित तौर से सब दूध के धुले हैं नहीं। अब जिनकी कमजोर नसें होती हैं, ईडी जब दबाती है, अब चाहे यही शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ ईडी के नोटिस, इनकम टैक्स के, हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ, मुकुल राय के खिलाफ, ये और यहाँ तक कि हार्दिक पटेल के खिलाफ केसेस थे, वापिस हो गए। तो जब बीजेपी में जाते हैं सब भूल जाते हैं। पर तो उदित जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल पक्की है चल रही और है, सही है। इस पर हर कोई यकीन करेगा कि वो नब्ज जो है दुखती हुई वो दबा दी जाती है। तो अगर आज की तारीख में संजय राउत ये कह रहे हैं कि हमारे विधायकों को धमकाया जा रहा है, तो भाई आपने कुछ किया होगा तब धमकाया जा रहा होगा। दूध का धुला जैसा आप कह रहे हैं कोई भी नहीं है, और इसीलिए अब वो बागी विधायकों और नेताओं के खिलाफ वहां शिवसेना भवन में उदित जी जमकर हंगामा हो रहा है। और वहां पर मेरे सहयोगी मृत्युंजय कुमार सिंह मौजूद हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, मृत्युंजय। रूबिका, मैं सूरत में मौजूद हूँ। सूरत में ली मेरिडियन होटल के बाहर, जहाँ पर मिलिंद नार्वेकर एक चाणक्य की भूमिका निभाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ उस होटल के बाहर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर हाँ मृत्युंजय, अपनी बात जारी रखिए आप। ये जानकारी अब तक नहीं निकल पाई है कि उनकी मुलाकात हुई है या नहीं हुई है। पर मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र पाठक ये जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो होटल के अंदर दाखिल हुए हैं और काफी वक्त हो गया है। पर चिंता की बात और है, जो सूत्र बता रहे हैं कि सिर्फ बागी इस होटल में मौजूद नहीं है, कुछ ऐसे भी विधायक हैं जो भले ही इस होटल के बाहर है, यानी कि दूसरे खेमे की तरफ है, लेकिन कहीं न कहीं वो भी बागी तेवर अपना सकते हैं। और कुछ नेताओं के, शिवसेना के कुछ नेताओं के सूरत एयरपोर्ट पहुंचने की खबर है। सूरत एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वो नेता सीधे इसी ली मेरिडियन होटल की तरफ आएंगे, यानी कि संकेत साफ है कि शिवसेना में भारी तौर पर बगावत देखने को मिल रही है। शिवसेना की स्थापना के बाद से ये पहला मौका है, पहली बार इनकी पार्टी के इतिहास में ऐसा हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर नेताओं ने, साथ ही साथ विधायकों ने और उनके ही विधायक दल के नेता ने इतनी बड़ी बगावत की है। तो ये साफ
संकेत है कि शिवसेना के लिए और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के लिए खतरे की घंटी है। हमारी निगाहें होटल की तरफ है क्योंकि मिलिंद नागवेकर पिछले 45 मिनट से लगभग 1 घंटे से होटल में दाखिल हुए हैं। लेकिन आपने 2 इंपॉर्टेंट बात कही है। एक तो ये मान के चल रहे हैं हम कि 29 विधायक अभी वहां पर एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद हैं। आप ये कह रहे हैं कुछ और विधायक हैं जो होटल में भले ही मौजूद ना हो, उस नंबर में भले ही ना हो, लेकिन वो साथ दे सकते हैं। तो क्या ये आंकड़ा 35 के आसपास पहुंच सकता है? 2/3 चाहिए ताकि दल बदल कानून ना लगे और सरकार भी बची रहे दूसरे पक्ष की। बिल्कुल सही कहा आपने रुबिका। अगर दल बदल कानून नहीं लागू करवाना है तो कम से कम 36 या 37 विधायक इस पाले में यानी एकनाथ शिंदे के पाले में होने चाहिए। और अगर अब तक का आंकड़ा 29-30 है तो कहीं ना कहीं तैयारी इसके पीछे की होगी एकनाथ शिंदे ने, और इसीलिए बीजेपी बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है। इसीलिए बीजेपी बहुत सोच समझ कर देख रही है कि आंकड़े कितने उनके पक्ष में आते हैं। अगर वाकई में आंकड़े इतने सकारात्मक है कि वो पहल कर सके तो इसमें बीजेपी अपना हाथ आगे बढ़ाएगी, वरना बीजेपी बहुत सोच समझ कर कदम रखेगी। पर जैसा आपने कहा कि अब तक 29 विधायक हैं तो क्या 36-37 विधायक उन्हें और चाहिए होंगे 2/3 का आंकड़ा पार करने के लिए, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ पर उन पर लागू ना हो इसके लिए। पर हमें जो जानकारी मिल रही है कि शिवसेना के कुछ नेता जिसमें विधायक भी हो सकते हैं वो सूरत एयरपोर्ट का रुख कर सकते हैं, और सूरत एयरपोर्ट का रुख करने के बाद वो इसी होटल में आ सकते हैं। यानी आने वाले कुछ समय में, आज से लेकर आने वाले कुछ दिनों तक ये महाराष्ट्र की सियासत का केंद्र सूरत का ये होटल बनने वाला है। लेकिन यहाँ पर शिवसेना की तरफ से मिलिंद नार्वेकर आए हुए हैं। वही मिलिंद नार्वेकर जो सबसे विश्वास पात्र है उद्धव ठाकरे के, रविंद्र फाटक, ये 2 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि 4 गाड़ियों के काफिले के साथ वो यहाँ पर पहुंचे, लेकिन सिर्फ उन्हीं 2 व्यक्तियों को अंदर बुलाया गया है। पर क्या उन्हें एकनाथ शिंदे से मिलने दिया गया है, नहीं मिलने दिया गया है, इसकी जानकारी नहीं है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि संजय कुटे बीजेपी के नेता अंदर मौजूद हैं। वो सुबह से यहाँ पर हैं और अभी भी होटल के अंदर हैं। तो यानी कहीं ना कहीं खिचड़ी अंदर पक रही होगी। अब ये जानकारी आधिकारिक तौर पर अब तक नहीं आई है क्योंकि अंदर जितने विधायक गए हैं सभी के फ़ोन बंद हैं, नॉट रीचेबल हैं, उनके व्हाट्सअप भी बंद हैं। हम अगर किसी संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं तो सभी के नंबर नॉट रीचेबल हैं। तो क्लियर इंडिकेशन है, यानी इसके पहले से तैयारी हो चुकी थी और ये पूरी तैयारी के साथ योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। और अगर शिवसेना में रहकर इतनी बड़ी बगावत की गई है तो मानकर चलिए कि इसके लिए बहुत लंबी प्लानिंग की गई होगी, तारीख तय की गई होगी, समय तय किया होगा, और तारीख और समय यही थी कि विधान परिषद में वोट डालना है और सूरत का रुख करना है। लेकिन मैं अभी भी उस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला है कि ये जो 35 का आंकड़ा है या 38 का आंकड़ा है वो बहुत आसानी से एकनाथ शिंदे के पास मौजूद रहेगा। आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, या मुश्किल है अभी? देखिए जो सुबह से हमें जानकारी मिल रही है कि शिवसेना के विधायक हैं 29 हैं या 32, ये भी आंकड़ा आधिकारिक तौर पर कहीं पे भी आया नहीं है या फिर कोई जानकारी नहीं दी गई है। एक आंकड़ा माना गया है कि 29 के आसपास विधायक हैं। साथ ही साथ कुछ अन्य लोग भी हैं जो कि निर्दलीय विधायक हैं, वो भी उनके साथ एकनाथ शिंदे के साथ आए हुए हैं। यहाँ तक कि कुछ ये भी कर रहे हैं कि जो हमारे सूत्र ये कर रहे हैं कि पता लगाइए कहीं कांग्रेस के विधायक ना हो। अब ये कटाक्ष था या वाकई हकीकत, ये अभी तक जानकारी नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो समझ कर चलिए कि बहुत बड़ी योजना के तरीके से ये हुआ है। आपने आंकड़े की बात कही, निश्चित तौर पर अगर आंकड़ा 29 या 30 से कम है, 35 से कम है तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात एकनाथ शिंदे के खेमे के लिए है। पर जो लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अभी तो वो आंकड़ा भी क्लियर नहीं है कि वहां उस होटल में कितने मौजूद है। अशोक जी, आप भी महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, आपके भी पक्के सूत्र मौजूद हैं। अभी हालात क्या है, क्योंकि मैं जितना समझ पा रही हूँ वो ये है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के इन 2 विधायकों से भी जो अभी दूत बनकर गए हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी से भी बातचीत हो रही होगी। तो वही है जो आप कह रहे हैं, जहां फायदा मिला वहां माहौल बना। मेरी सूचना 21 के आंकड़े की है। मुझे ये भी पता पड़ा है कि 3-4 विधायक जो मुंबई में एक होटल में थे, नॉन रीचेबल आ रहे थे, उनको शिवसेना के लोगों ने जाके अपने कब्जे में ले लिया। अच्छा। मैं कब्जा ये शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शिवसेना का गुंडाइज्म सबको पता है, तो उसी कब्जे के, उसी अधिकार से कब्जे में लिया। लेकिन कुल मिला के ये आंकड़ों का खेल है। यहाँ विचारधारा या हिंदुत्व कोई काम नहीं करता। अभी हिंदुत्व की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन पीडीपी के साथ जब सरकार बनाई तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए बनाई थी, कश्मीर के भलाई के लिए बनाई थी। तब वो आतंकवादी समर्थक पार्टी थी, वो बीजेपी ने कभी सामने आने नहीं दिया। तो जब दूसरे लोग मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे बात करते हैं तो उनकी आइडियोलॉजी के साथ कैसा कॉम्प्रोमाइज होता है, ऐसा कैसा सोचा आपने?
ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपने अपने ये अधिकार से आरोप अपने लगाने से जुगाड़ से काम पहले करती है। बीजेपी सभी पॉलिटिकल को पार्टी पीडीपी के साथ अपनी दोस्ती याद रखनी होगी, ये बात तो सही है, आप बेशक सही कह रहे हैं इसमें। और अब ये देखना है कि यहाँ पर आइडियोलॉजी साथ में रहती है या फिर साथ में वो बैग जिसमें बहुत सी कार्यक्रमों के नाम पर उनको फायदा पहुंचने वाली नीतियां रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। लेकिन अभी तो ऊंट किस करवट बैठेगा किसी को नहीं मालूम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।